हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैरियटियर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। लास्ट में अपन ने एमसीक्यू डिस्कस किए थे, अपने एंडोक्राइन सिस्टम के अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी और अपन वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। उसी कड़ी में आज अपन आगे डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूशन में एंडोक्राइन का कंप्लीट करेंगे अपन। तो आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज? कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर लोकेटेड होता है नेक के अंदर? तो आपको लोकेशन बताता हूँ। पीनियल ग्लैंड ये अपने हाइपोथैलेमस के नियर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्रेन के अंदर। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर वाले पोल होते हैं, अपर पोल, वहाँ पे सिचुएट होती है। ये होती है जो स्पेनॉइड बोन है उसका सप्रेस पार्ट होता है सेला टर्सी का, वहाँ पे सिचुएट होती है बेस ऑफ ब्रेन में। तो इसका आंसर हो गया थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन होता है वो नेक के अंदर होता है, नेक में प्रेजेंट होती है ये। नेक्स्ट, ये सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ नेक बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम नियर हार्ट बेस ऑफ ब्रेन। तो इसका आंसर होगा नेक के रीजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये सेम क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक। तो आपको मैक्सिमम क्या करना है कि क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, और ये क्वेश्चन रिपीट है, ज़्यादा क्वेश्चन अटेंशन करेंगे तो ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, सारे इजी है। द अर्लीस्ट ग्लैंड अपीयर इन द एम्ब्रियो। तो सबसे जल्दी अपीयर होने वाली कौन सी ग्लैंड होती है? तो वो डेफिनेटली थायराइड ग्लैंड ही होती है। ये 12th वीक पे अपीयर हो जाती है। कौन से वीक, अगर वीक भी पूछ ले तो कौन सा वीक होगा? 12th वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की। एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट इन। तो ये अडल्ट मेल होगा इसका आंसर। अडल्ट फीमेल भी नहीं होगा, चाइल्ड फीमेल भी, फीमेल तो होगा ही नहीं। ठीक है, और मेल में भी, चिल्ड्रन में नहीं। एडम्स एप्पल का मतलब हो गया ये जैसे नेक हो गई। ठीक है, तो नेक के ये फ्रंट के अंदर ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर है, उसको अपन बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये मेल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसका रीज़न होता है मेल सेक्स हार्मोन, जो इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। थायराइड है वो कौन से इसमें इफेक्टिव होगा, जब क्या प्रेजेंट होगा? तो इसमें अपन बात करेंगे वो होगा आयोडीन। क्योंकि अगर आयोडीन नहीं होगा तो इसका फॉर्मेशन ही नहीं बनेगा, ही नहीं। थायराइड T3 T4 है वो बनेगा ही नहीं अगर आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई या आयोडीन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो थायराइड तभी काम करेगा ग्लैंड जब आयोडीन उसको मिलेगा। ये कैसे बनता है T3 T4 अपन आगे बात करेंगे उसमें, जब अपन लेक्चर देंगे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ गोइटर, इस मतलब एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। आपने अगर पुराने फोटो में देखा होगा या देखा होगा गांवों के अंदर, पुराने टाइम में लोग क्या होते हैं, नमक है वो सीधे कट्टे वाले नमक लेके आते हैं, उसको पीस के और सीधा यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे टेस्ट आ जाता, पर उसमें आयोडीन नहीं होता था, और आयोडीन नहीं होने की वजह से पेशेंट को क्या होता, गोइटर हो जाता था। गोइटर का मतलब थायराइड का एनलार्जमेंट होगा। जब थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो थायराइड क्या करेगा, अपना खुद का एनलार्जमेंट कर लेगा, सेल के नंबर्स बढ़ जाएंगे, थायराइड एनलार्जमेंट होगा, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे गोइटर। ठीक है, तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आजकल देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जो सॉल्ट अपन यूज करते हैं वो आयोडीन आता है उसके अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन? कौन से हार्मोन के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन। T3 T4 बनेंगे ही नहीं अगर आयोडीन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये अपन इसका आगे पढ़ेंगे। आयोडाइड फॉर्म में जो अपन आयोडीन लेते हैं सॉल्ट के थ्रू, वो आयोडाइड फॉर्म में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जब थायराइड में जाएगा तो यहाँ पे फॉलिकुलर सेल के अंदर जाएगा। फॉलिकुलर सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक्टिव का मतलब उसमें एनर्जी का यूज होगा। फिर वो ल्यूमन के अंदर जाएगा, टेट्रा आयोडोथायोनाइन कपलिंग होगा, T1 T2 का फॉर्मेशन होगा, T2 T2 कपलिंग होगा, T2 T2 कपलिंग होगा, T4 बनेगा थायरोक्सिन, T1 T2। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ब्रीफली अपन डिस्कस करेंगे इसका फिर बाद में लेक्चर में। कोज ऑफ गोइटर, गोइटर का कोज क्या होता है? अपन ने ये क्वेश्चन आई है पीछे, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से टीटेनी वगैरह हो जाता है कई बार।
ठीक है, वो अपन बात, एक्सेस होगा आयोडीन तो हाइपर हो सकता है, जिंक का इसके अंदर कोई लेना देना है नहीं, तो इसका आंसर होगा आयोडीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि थायरोक्सिन वो कौन सा रिलीज करेगा, थायराइड। थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, जिसका काम होता है जो लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उनको मैच्योर करने का काम होता है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। तो कोर्टेक्स 3 हार्मोन जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस होता है, ये अलग अलग मिनरल कोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करते हैं, और मेल्स ये अपने सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। मेडुला वाला पार्ट होता है वो डोपामिन रिलीज करता है, और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी अपन इनको कैटाकोलामाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन, तो कौन से हार्मोन है, T1 T2 तो हार्मोन होते ही नहीं, ठीक है, T3 और T4 होता है। तो इसमें जो T4 होता है उसको अपन बोलते हैं, इसमें ये T2 आपस में कपलिंग हो गए तो T2 प्लस T2, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं T4, T1 प्लस T2 ये हम बनाएंगे T3, ठीक है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। द इंसिडेंस ऑफ थायराइड इज कॉमन व्हेन अमाउंट ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट कंज्यूम लेस देन, अगर अपन कितने से कम आयोडीन इंटेक करेंगे तब वो हाइपोथायरिज्म की तरफ जाएगा, आयोडीन है वो कम होगा, तो इसमें सॉल्ट है वो 15 ppm होगा, ठीक है। अगर इससे अपन कम मांगे तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ टिटेनी, टिटेनी का मतलब हो गया जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस कंडीशन के अंदर मसल्स में नमनेस होंगे, अबनॉर्मल स्पाज्म होंगे, ठीक है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टिटेनी बोलते हैं। और ये कुछ कौन सी कंडीशन में होगा, जब कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैल्शियम लेवल नॉर्मल कितना होता है 8 to 10 mg/d, ठीक है। तो 8 से 10 mg होता है कैल्शियम का लेवल, उससे कम हो जाएगा, 5 से कम हो जाएगा तो टिटेनी का साइन देखने को मिलेगा, और ये कब होगा, हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन एंड सिम्टम ऑफ टिटेनी, ठीक है, अपन ने अभी बात ही की थी ऊपर, मसल्स क्रैम्प्स या मसल्स स्पाज्म देखने को मिलेंगे, और नमनेस फिंगर देखने को मिलेगा। ये तो साइकेट्रिक के डिसऑर्डर हो गए, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूशन। डिस्निया टेकिकार्डिया अलग चीज हो गई, टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना मोर देन 100, डिस्निया मतलब होता है, डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा मसल्स क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, इसमें आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चेवोस्टिक साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया मतलब होता है सोडियम का लेवल बढ़ जाना, जो नॉर्मली कितना होता है 135 to 145, ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है। अगर कम हो, इससे ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरनेट्रीमिया, इससे कम हो जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, तो चेवोस्टिक साइन होता है अपने हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। अपन आगे ऊपर आया था टिटेनी, ठीक है, टिटेनी के अंदर दो साइन देखने को मिलते हैं, एक तो ये चेवोस्टिक साइन देखने को मिलता है, और एक साइन मिलता है ट्रूसस साइन, ठीक है। चेवोस्टिक साइन का मतलब होता है जब अपन अपना जो ईयर होता है उनके ईयर लॉब के नीचे अपन जब टैपिंग करते हैं तो जो फेशियल मसल्स होती है उसके अंदर अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसको अपन बोलते हैं चेवोस्टिक साइन बोलते हैं। और ट्रूसस साइन का होता है अपन क्या करें, अपर आर्म के अंदर उसका बीपी का इम्प्लांट करेंगे, और उसके बाद में अपन उसको इम्प्लेंट करेंगे, उसमें हवा फिल करेंगे। जैसे ही हवा फिल करेंगे तो जो अपने फिंगर्स होते हैं, जो कार्पेडल मसल्स होती है, उनके अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्पाज्म होती है, उसको अपन बोलते हैं ट्रूसस साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, अमंग दिस विच ऑफ पॉजिटिव साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, तो इसके अंदर ये हो गया चेवोस्टिक साइन, और ट्रूसस साइन आ जाए तो भी ये दोनों इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपो का मतलब हो गया लेस, जो चीज कम हो जाएगा उसके लिए अपन हाइपो यूज करेंगे। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मतलब है पैराथायरॉयड हार्मोन का कम हो जाना। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय
हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अपन किस सिचुएशन में बोलेंगे, जब कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथार्मोन रिलीज करती है और उसका काम होता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। और कैल्शियम लेवल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म उस कंडीशन को बोलेंगे जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो अपन बोलेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अपन, इफ सीरम कैल्शियम लेवल इज लेस देन 5 mg, इट अकर ड्यू टू अबनॉर्मलिटी ऑफ विच हार्मोन। तो अपन ने बात की कैल्शियम के लेवल को कौन मेंटेन करता है, पैराथार्मोन, और पैराथार्मोन कौन रिलीज करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड का पैरा हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे उस कंडीशन को जब उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आंसर होगा बी, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट। इसमें 3 आंसर सही होंगे और 1 आंसर गलत होगा। तो इसमें फर्स्ट वन अपन बात करते हैं, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। बिल्कुल सही बात है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है अपने सेल के अंदर, बोन के अंदर 2 तरह की सेल्स होती है, एक होती है ओस्टियोक्लास्ट और एक होती है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट और ब्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट मतलब बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है, इसकी एक्टिविटी को ये बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाएगा, इसको बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है, ये कैल्शियम रिमूव करेगा और ये कैल्शियम कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो ब्लड के अंदर तो कैल्शियम बढ़ जाएगा पर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हो जाएगी, तो बोन है वो वीक हो जाएगी, फ्रजाइल हो जाएगी। नेक्स्ट, डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। कैल्शियम का इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन करवाने के अंदर इसका कोई रोल नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। जो अपन फूड इंटेक करते हैं उसके अंदर जो कैल्शियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी। कौन होता है, विटामिन डी। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन के अंदर इंटेस्टाइन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी। बिल्कुल ये करवाता है, जब यूरिन फॉर्मेशन होगा तो जो नेफ्रॉन का पीसीटी डीसीटी होगा वहां से ये क्या कराएगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करा लेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी। कोलिकैल्सिफेरॉल होता है, इसका आगे दिया नहीं है। ये विटामिन डी के एक्टिवेट फॉर्म है। तो आपने अगर पढ़ा होगा कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में होता है अपने स्किन में, जैसे सनलाइट में आप डॉक्टर बोलते हैं ना, एडवाइस करते हैं बच्चों को धूप में लेके बैठो, तो ये क्या है कि कोलेस्ट्रॉल डाई एक्टिवेट होकर विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये 25 हाइड्रोक्सी के जो आयन है ये ऐड होंगे लीवर के अंदर, ठीक है। और जो 1 ये लीवर से किडनी में आएगा और किडनी क्या करेगा, एक हाइड्रोक्सी इसमें और जोड़ देगा हाइड्रोजन आयन, तो इसको बोलेंगे हम 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ये कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल लिवर में जाएगा, लिवर इसके साथ में 25 हाइड्रोक्सिन के आयन ऐड कर देगा, तो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल होगा और किडनी इसमें एक और कर देगा, तो इसको अपन बोलेंगे 120। ये मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कैसे एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेंक्रियाज की यहाँ पे। तो इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, पेंक्रियाज आपने देखा 2 पार्ट में, आइलेट्स होता है, एक सेल ऑफ एसिनर होता है, तो अल्फा, डेल्टा और बीटा, ठीक है। तो जो बीटा सेल होती है ये रिलीज करती है इंसुलिन। क्या रिलीज करती है, इंसुलिन रिलीज करेगी अपना बीटा सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा सेल ऑफ पेंक्रियाज सीक्रेट अल्फा, बीटा और डेल। तो अल्फा सेल क्या रिलीज करेगी, अल्फा सेल रिलीज करेगी ग्लूकागोन। ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं, ये डिक्रीज करेगा ग्लूकोज को और ये इंक्रीज करेगा ग्लूकोज को, ठीक है। नेक्स्ट, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस आर प्रेजेंट इन। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज आपने पढ़ा होगा, पेंक्रियाज दोनों टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन का मतलब ये अपनी डक्ट के थ्रू है वो डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब वो रिलीज करती है ड्यूडेनम के अंदर, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस 2 सेल्स होती है, एक आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस ये अपने
एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन की बात करें वो सेल ऑफ एसिनर होती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगी। नेक्स्ट, इंसुलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑफ आइलेट्स, तो ये सिंपल सी बात है, बीटा सेल्स हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, विच हार्मोन डज नॉट कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं करता है। इसमें आपको समझना है कि ये को इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है, ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, कोर्टिसोल ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, जो रिलीज होता है अपने एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट का, ठीक है, तो ये भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, तो ये ग्लूकोज को कम करेगा, डिक्रीज ग्लूकोज, ये इंक्रीज ग्लूकोज, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज। इसका कोई भी काम नहीं होता ग्लूकोज में, तो इसका आंसर होगा ये कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता कुछ लेवल पे, तो वेसोप्रेसिन है। वेसोप्रेसिन को अपन बोलते हैं एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, विच सेल प्रोड्यूस इंसुलिन इन पेंक्रियाज, वो रिपीट क्वेश्चन आ गया, बीटा सेल। नेक्स्ट, पेंक्रियाज प्रोड्यूस विच टू हार्मोन्स, पेंक्रियाज कौन से दो हार्मोन रिलीज करता है, इसमें से एक गलत दे रखा होगा, एक सही दे रखा होगा, एक ऐसा आंसर होगा जो दोनों में से, तो एपिनेफ्रिन कौन रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड, इंसुलिन पेंक्रियाज करता है। मेलेटोनिन ये पीनियल ग्लैंड रिलीज करती है, और ग्लूकागोन अपना पेंक्रियाज रिलीज करता है। ग्लूकागोन अपना पेंक्रियाज रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन अपना ये एड्रिनल ग्लैंड, तो इंसुलिन है वो और ग्लूकागोन ये दोनों है कौन रिलीज करता है, पेंक्रियाज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज डज नॉट एडमिशन थ्रू द ओरल रूट, इंसुलिन है वो हमेशा मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा इंसुलिन को अपन सबकुटेनियस रूट से ही देते हैं, कौन से रूट से देते हैं, सबकुटेनियस। एक रेगुलर इंसुलिन, एक सिंगल इंसुलिन ऐसा होता है जिसको अपन आईवीबी दे सकते हैं, इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। बाकी जितने भी टाइप के इंसुलिन होते हैं उन सभी को अपन कौन से रूट से देते हैं, सबकुटेनियस रूट से देते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ओरल रूट से क्यों नहीं दे सकते, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके ये तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस हो गया, नोज वॉमिटिंग ये भी नहीं है, कोज जीआई ब्लीडिंग नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रॉय जीआईटी। जीआईटी से अपना एक एचसीएल रिलीज होता है जो एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच बहुत कम होता है, ठीक है, पीएच कम होगा, ये एसिड फॉर्म में होता है, ये क्या करेगा, जो अपन ने इंसुलिन अगर ओरल फॉर्म में ओरल से रूट से लिया तो इसको यहीं पे डैमेज कर देगा, यहीं पे ख़त्म कर देगा, इसको एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देगा, वहाँ तक जाएगा ही नहीं इंटेस्टाइन तक, इसलिए अपन इसको ओरल रूट से नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज रेफर टू, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनना नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे। देखो एक चीज याद रखना है, जहाँ पे वर्ड आ जाए लाइसिस तो वहाँ पे मतलब होता है ब्रेक डाउन, और यहाँ पे तो सिंथेसिस हो गया, तो ये दोनों आंसर तो गलत ही हो गए। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सिंथेसिस की, तो ये दोनों गलत, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये दोनों तो गलत ही हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये दो आंसर की, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस और एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाना, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ अपन बात करते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका आंसर होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड आर सिक्रेटेड बाय, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड दोनों हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स को तीन पार्ट में एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ये तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तीनों पार्ट है वो एक अपने ये मेल्स एंड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है वो मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करता है जैसे एल्डोस्टेरोन वगैरह। फेसिकुलेटा है वो
अपना हार्मोन रिलीज करेगा ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड कौन रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट, स्ट्रेस कोज रिलीज ऑफ। जब पर्सन स्ट्रेस में होता है तो कौन सा हार्मोन का रिलीज है वो बढ़ जाएगा, सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन, उस टाइम तो ग्लूकोज इंक्रीज होगा, तो इंसुलिन का सिक्रेशन तो डिक्रीज हो जाएगा स्ट्रेस के अंदर। तो ठीक है, आपने देखा होगा कि डायबिटीज पेशेंट को भी बोलते हैं कि आप स्ट्रेस कम लिया करो, क्योंकि वो शुगर लेवल बढ़ जाता है, डोपामिन होगा नहीं। तो आपने सुना होगा एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो रिलीज करेगा अपना मेडुला वाला पार्ट। ठीक है, आपने फाइट एंड फ्लाइट एक्शन पढ़ा होगा, करो या मरो या भाग जाओ। ठीक है, लड़ दो या भाग जाओ। तो स्ट्रेस के अंदर ज्यादा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एपिनेफ्रिन, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन catalyze the synthesis of angiotensin which cause vasoconstriction in kidney thereby। तो रेनिन आपने अगर पढ़ा होगा तो अपना किडनी है वो रिलीज करता है रेनिन। तो एक साइकिल चलता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको अपन रास सिस्टम भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन रेनिन रिलीज होता है अपने, एक रेनिन अपने स्टोमक से ही होता है, उसमें डबल एन आता है जो प्रोटीन केसिन होता है उसका सिंथेसिस करता है। रेनिन क्या होगा? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम रिलीज होता है लीवर से, उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ये लंग्स में जाएगा तो लंग्स की जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है उसकी सेल्स होती है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, और उस एंजाइम का नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग। ये एंजियोटेंसिनोजन है, उसको ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में करेगा रेनिन, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा ACE। ठीक है, ये लंग्स रिलीज करता है। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड दो काम करेगा, एक तो वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, इंक्रीज बीपी करेगा, ब्लड प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एक ये काम करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे और उसका रिलीज बढ़वाएगा एल्डोस्टेरोन, है ना। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन है, और ये एल्डोस्टेरोन क्या है? किडनी पे काम करेगा और वापस सोडियम और फ्लूइड का रिटेंशन करवाएगा। तो यहाँ पे कोज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन। जब पेशेंट हाइपोवोलीमिया में होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, या डिहाइड्रेशन में जा रहा है पेशेंट, उस कंडीशन में ये रेनिन रास सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अपन ने बात की थी अभी, तो कौन सा रिलीज होगा? रेनिन रिलीज होगा। रेनिन रिलीज होने की वजह से क्या होगा? एल्डोस्टेरोन है वो बढ़ेगा, ये पूरा रास साइकिल चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रास। फिर ये क्या करेगा? किडनी पे काम करेगा। इरिथ्रोपोइटिन ये भी किडनी से रिलीज होगा, ये अपने ब्लड फॉर्मेशन, RBC के, WBC के और प्लेटलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, बोन मैरो पे काम करेगा। आपने देखा होगा कई पेशेंट रिनल फेलियर के होते हैं, किडनी काम नहीं कर रही है उनकी, तो उनके इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन आते हैं वो लगाते हैं ताकि पेशेंट है वो उसको एनीमिया नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर द पेशेंट टेकिंग स्टेरॉइड थेरेपी। में जो पेशेंट स्टेरॉइड ले रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? फ्लूइड इनटेक इनफ, नॉट स्टॉप देयर बाय सडनली, टेक बैलेंस डाइट और नॉट स्मोक। तो इसका आंसर होगा इसको सडनली बंद नहीं करना एकदम से। ठीक है, जो स्टेरॉइड थेरेपी लेते हैं उसको एकदम से बंद नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करता है? मूड को अनस्टेबल करता है। क्या करता है? मूड को अनस्टेबल करता है। तो इसकी जो डोज है वो धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए इसको बंद करते हैं। तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं इसको कभी भी एकदम से बंद नहीं, जैसे कोई 10 mg की प्रेडनिसोलोन ले रहा है तो उसको 5 mg करेंगे, फिर 2.5 mg करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको बंद करेंगे, एकदम से बंद नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शुड बी क्लोजली चेक्ड बाय नर्स ए पेशेंट टेकिंग स्टेरॉइड थेरेपी सिंस लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम से अगर पेशेंट कोई स्टेरॉइड थेरेपी पे, तो नर्स क्या चेक करेगी उसमें? हाइपरटेंशन नहीं, स्टेरॉइड लेने से हाइपरटेंशन नहीं होता है, रीनल डिसफंक्शन ये भी नहीं होता है, एडिमा भी नहीं होता, इन्फेक्शन। क्योंकि स्टेरॉइड क्या करेगा? स्टेरॉइड करेगा इम्यूनो
सप्रेशन। ठीक है, अपने जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस कर देगा, और जब अपना इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा इन्फेक्शन। एक पेशेंट होता है जिसको कई बार वो HIV हो गया, एड्स हो गया, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। उसका मोस्ट कॉमन कौन सा इन्फेक्शन होता है, आप कमेंट में जरूर करिएगा। HIV पेशेंट होगा उसको सबसे ज़्यादा क्या साथ में देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन सा डिजीज हो सकता है साथ में उसको, मोस्ट कॉमन पल्मोनरी का एक डिजीज है, आप नाम कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉइड आर प्रेफरेबली एडमिनिस्टर वंस इन द, अपन स्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हैं, कोई पेशेंट स्टेरॉइड टेबलेट पे है या इंजेक्टेबल पे है, तो उसको कब, टेबलेट फॉर्म पे है तो मोस्टली टेबलेट फॉर्म पे चलता है लॉन्ग टर्म में, तो कौन से टाइम में देंगे, बेड टाइम देंगे, मॉर्निंग देंगे, आफ्टरनून देंगे या इवनिंग देंगे। तो जब स्टेरॉइड थेरेपी चलती है मोस्टली अपन पेशेंट को ब्रेकफास्ट के देते हैं, हमेशा खाने के बाद में देना है, खाने के पहले नहीं देना है, नहीं तो ये गैस्ट्रिक अल्सर कोज कर सकता है। ठीक है, तो इसको अपन मॉर्निंग में देंगे ताकि पेशेंट को नाइट में इशू नहीं हो, स्लीपिंग है वो डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि पेशेंट का मूड अनस्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, तो सिंपल सा है, मेडुला से जो कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामाइन, एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे ये ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन, ये 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथायराइडिज्म इज कॉज्ड बाय सिक्रेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन है उसका कम हो जाएगा क्वांटिटी तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो सिंपल सा है, हाइपोथायराइडिज्म मतलब होता है कम हो जाना, तो कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का डिक्रीज का मतलब हो गया कम, इंक्रीज का मतलब ज्यादा, ज्यादा होगा तो हाइपरथायराइडिज्म होगा। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी ठीक है, इसका थायराइड से कोई लेना देना ही नहीं है। और डिक्रीज इंसुलिन ये पेंक्रियाज करेगा, तो इसमें होगा आंसर ए, डिक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन क्लिनिकल चीप यूज कर सकते हैं जो मुख्य होता है, द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, मेन क्या क्लिनिकल फीचर होगा हाइपरथायराइडिज्म इन चारों में से। आपने देखो मैक्सिमम जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायफोरोसिस, मिनोरेजिया, ड्राई ब्रिटल हेयर, कोल्ड सेंसिटिविटी, ये अगर कोल्ड सेंसिटिविटी होगा अगर हाइपोथायराइडिज्म की बात आ जाए तो, ठीक है। इसमें देखो दोनों आंसर हो सकते हैं, ए और सी, तो बट ये पर्टिकुलरली बात करें तो ये फीमेल में देखने को मिलेगा। मिनोरेजिया इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको अपन बोलते हैं हैवी होती है, ठीक है। तो डायफोरोसिस इसका आंसर होगा, ये मेल और फीमेल में दोनों में होगा। डायफोरोसिस मतलब स्वेटिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका रीजन है कि जब थायराइड हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और डायफोरोसिस भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा आपका ए, डायफोरोसिस। नेक्स्ट, ए 3 month old infant has been diagnosed with congenital hypothyroidism, congenital मतलब होता है जन्म से उसको हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस हुआ है कि जन्म से इसको हाइपोथायराइडिज्म है। व्हाट इज द प्रोबेबल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन फ्यूचर इफ ट्रीटमेंट इज नॉट बल्ज इन अर्ली इन्फेंसी, कौन सा सिम्टम्स देखने को क्या हो सकता है बच्चे के साथ में उसको अगर हाइपोथायराइडिज्म को उसको ट्रीट नहीं किया गया। लाइफ लॉन्ग मायोक्सिमा, मतलब ये इसी का एक टाइप है, अडल्ट के अंदर होता है, उसी को बोलते हैं, ये तो अपन बात कर रहे हैं कंजेनाइटल की। अगर किसी को अडल्ट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं मायोक्सिमा। मोर सीवियर एमआर, ये इसका आंसर। मेंटल रिटार्डेशन होता है ना, कई आपने देखा होगा कई पेशेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान किसी को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरटेंशन है, जैसे हाइपरटेंशन में अपन एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को सॉल्ट इंटेक कम करना है, क्योंकि उसमें सोडियम होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, बीपी और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फिर भी कभी भी डॉक्टर उसको एडवाइस नहीं करता है सॉल्ट इंटेक को कम करने के लिए, क्योंकि सॉल्ट इंटेक कम करेगा तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म में जाएगा। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चा एमआर होने के चांसेस बढ़ जाएगा। अगर उसको अपन टाइम पर ट्रीट नहीं करेंगे तो बच्चा और ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है।
हाइपोथायरॉयडिज्म के दो टाइप होते हैं। अगर बच्चों में हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं क्रिटिनिज्म, और यही अगर एडल्ट में हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं मायोक्सिडिमा। ठीक है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, क्रिटिनिज्म इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड रिलेटेड, कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है? तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, क्योंकि ये बच्चों के अंदर हो रहा है और थायराइड से हो रहा है, तो इसको अपन क्रिटिनिज्म बोलेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कोज, अगर किसी बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से उसको क्रिटिनिज्म हो सकता है। ठीक है, रिकेट्स, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगेली, ज़्यादा हो जाना जीएच का। ठीक है, ये अपन इसको जीएच का हार्मोन का डिसऑर्डर है। ड्यू टू लैक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू लैक और लो लेवल ऑफ डैश दे रहेगा, इसमें अपन को फिलिंग करना हार्मोन, कौन सा हार्मोन की कमी होने की वजह से या लो लेवल होने की वजह से डज यंग चिल्ड्रन सफर विद, ये देखो चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पे एडल्ट होता है मायोक्सिडिमा हो जाता, सफर फ्रॉम क्रिटिनिज्म। तो यहाँ पे कैल्सिटोनिन का कोई लेना देना नहीं है। ये कैल्सिटोनिन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? थायराइड ग्लैंड है ना, पैरासेल्युलर सेल, ये अपने पैराफोलिकुलर सेल्स होती है फोलिकुलर सेल के बीच में, वहाँ पे ये कैल्सिटोनिन रिलीज करती है। एल्डोस्टेरोन भी नहीं है इसका। हाइड्रो, अब यहाँ पे देखो ये T3 नहीं दिया इन्होंने डायरेक्टली, और इन्होंने पूरा नाम दे दिया टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। नेक्स्ट, क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। तो इजी है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें से कौन सी कंडीशन है कॉमन है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है? देखो, एडिसन डिजीज और कुशिंग डिजीज, ये दोनों डिजीज है अपना एड्रिनल ग्लैंड का, तो ये तो दोनों इकट्ठ हो गए, खत्म ही हो गए। अब आपको ध्यान रखना, हाशिमोटो डिजीज है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म कई बार देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा ग्रेव डिजीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर इन। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिल सकता है, ट्यूमर होने पे भी देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों कंडीशन है जिसमें थायराइड का एनलार्जमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मेडिकेशन टू ए क्लाइंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म। कौन सी टेबलेट अपन स्टार्ट करेंगे? कोई पेशेंट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो सिंपल सा आंसर है इसका डेक्सोमेथासोन देते नहीं है, लेक्टुलोज ये कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। ठीक है, लिडोकाइन ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड होता है, तो ये अपन यूज ही नहीं करते, तो इसका आंसर होगा सी, लीवोथायरोक्सिन। नेक्स्ट वही क्वेश्चन रिपीट है, विच मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये लीवोथायरोक्सिन सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोप्थैलेमस ऑफ द आई कैरेक्टरिस्टिक साइंस ऑफ, ये किसका साइन है? एक्सोप्थैलेमस कौन सी डिजीज का साइन है? इसमें मतलब प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, जैसे आई बॉल ऐसा लगेगा जैसे बाहर आ रही है। ये इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन दिया हुआ था कई बार एग्जाम में, ये कौन सी डिजीज है? तो ये डिजीज है आपका मायोक्सिडिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है। क्रिटिनिज्म, ये भी दोनों हाइपोथायरॉयडिज्म का नहीं है, इसलिए ये तो दोनों बेकार हो गए, आंसर है ही नहीं इनका। कुशिंग डिजीज एड्रिनल ग्लैंड का, ये भी नहीं है। मेन किस में देखने को मिलता है? ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज मतलब हाइपर थायरॉयडिज्म। ये कौन सी जो प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, ये किस में देखने को मिलता है? पेशेंट का हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, पेशेंट का वेट कंटिन्यू लॉस होगा, सेंसिटिव टू हीट होगा, एक्सोप्थैलेमस ऑफ द आइज बॉल होगा, उसके अलावा स्वेटिंग ज़्यादा होगी, पेशेंट इरिटेबल होगा, उसको कूल और क्लैम प्लेस प्रोवाइड करवाना, इरिटेट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ए पेशेंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, एक पेशेंट है जिसको किसकी हिस्ट्री? हाइपोथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन ऑफ द पेशेंट इज रिलेवेंट फाइंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन। एक पेशेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसकी स्किन कैसी होगी? तो स्मूथ और मॉइस्ट होगी। अगर पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म में मतलब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा?
ड्राई स्किन। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब पेशेंट ब्रेडिकार्डिया होगा, रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाएगी मे बी, और उसके अलावा क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम होगा तो बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, पेशेंट को स्वेटिंग नहीं होगी, कूल क्लैम्पी होगा पेशेंट, वेट बढ़ेगा, क्यों मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। मेटाबॉलिज्म दो तरीके होता है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। जो खा पी रहे हैं वो स्टोर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ विच इंक्रीज इनटू हाइपोथायरॉयडिज्म सॉरी। तो कौन सा हार्मोन होगा जिसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान देना आपको, कई बार कंफ्यूजन। तो T3 T4 इसमें क्या होगा, हाइपो का मतलब वो है कम, ये कम होगा T3, और T3 भी क्या होगा, कम होगा, T4 T3 दोनों कम होगा, उसी कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ऑल ऑफ अबव तो हो नहीं सकता, आंसर गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या होगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन है, जब अपन फूड इंटेक करेंगे, BM मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म के टाइम पे इसकी नीड बढ़ेगी, तो बॉडी क्या करेगा, बार बार कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH बार बार सिक्रेट करेगी, ताकि वो थायराइड पे जाके काम करे और थायराइड T3 T4 का सिंथेसिस करे। पर थायराइड यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू बार बार TSH बढ़ा हुआ मिलेगा। TRH जो हाइपोथैलेमस रिलीज करती है, TRH ये भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आफ्टर थायराइड सर्जरी, मतलब थायरॉइडेक्टोमी, अगर किसी की थायराइड रिमूव कर ली है तो पेशेंट शो कार्पोपेडल स्पाज्म, दिस इंडिकेशन ऑफ थायराइड निकाल रहे हैं। तो कई बार क्योंकि जो पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ होता है ना, पोस्टीरियर सरफेस होता है थायराइड ग्लैंड का, उसी के पीछे चार एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, थायराइड राउंड शेप के अंदर होती है पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड पैराथार्मोन का रिलीज करती है, और उसका काम होता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। अब जब थायराइडेक्टोमी की है तो कई बार एक्सीडेंटली पैराथायराइड डैमेज हो जाती है, या साथ में पैराथायराइड भी निकल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, और कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, कार्पोपेडल स्पाज्म, टिटेनी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा डी, हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी। मेटाबॉलिज्म इसका कुछ लेना देना नहीं है, थायराइड हार्मोन का कोई लेना देना नहीं है, सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग नहीं, ये टिटेनी का साइन है वो हाइपोकैल्शियमिया की वजह से मिलेगा, और उसका पैराथायराइड से रिलेशन है। नेक्स्ट, टिटेनी पोस्ट ऑपरेटिवली में बी कोज्ड बाई इन्वेजन बाई बेलिस्कस टिटेनी एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। डिक्रीज फॉस्फोरस इन ब्लड नहीं, डिक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, इसका आंसर होगा ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 38-year-old woman returned from the सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी। सब टोटल का मतलब होता है थायराइड के दो लोब होते हैं, आपने देखा होगा, तो दो लोब में से एक लोब को रिमूव कर लिया। यहाँ पे टोटल का मतलब हो गया पूरी थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर लिया, दोनों लोब को। सब टोटल का मतलब हो गया एक लोब को रिमूव हो गया और एक को छोड़ दिया। अपॉन असेसमेंट द इमीडिएट इमीडिएट प्रायोरिटी दैट नर्स इंक्लूड इन, उसके बाद में सर्जरी के बाद में ज़्यादा प्रायोरिटी क्या रहेगी, पेन असेसमेंट की नहीं, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब अपन ने बात की टिटेनी की, तो वहाँ पे पैराथायराइड निकल जाएगी या डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल कम होगा, और कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से क्या होगा, लेरिंग्स के अंदर स्पाज्म देखने को मिल सकता है कई बार, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। इसलिए जब भी पेशेंट को थायरॉइडेक्टोमी करेंगे तो पेशेंट के बेड साइड लेरिंगोस्कोप वगैरह जो इंट्यूबेट करने के जो सारे सामान है वो रखना है। ट्रेक्योस्टोमी करनी पड़ सकती है कई बार पेशेंट को इमरजेंसी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने की कंडीशन में, ठीक है। तो इसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियो आयोडीन थेरेपी इन थायरोटॉक्सिक, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के रिलीज बढ़ जाएंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, तो अपन रेडियो आयोडीन इंजेक्ट करते हैं। ये ओरली भी दे सकते हैं या आईवी भी दे सकते हैं पेशेंट को।
तो उस कंडीशन में ये जो आयोडीन है ये गामा रेज रिलीज करती है। कौन सी रेज रिलीज करती है? गामा रेज रिलीज करेगी। और जो थायराइड सेल्स होती है, जिसको अपन फोलिकुलर सेल्स बोलते हैं, जो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करती है, ये क्या करेगी? उनको डैमेज करना शुरू कर देगी। तो सेल्स के नंबर कम होंगे तो ऑटोमेटिक जो थायराइड जितना सिंथेसिस हो रहा था उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसका कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कई बार ज़्यादा थायराइड सेल्स डैमेज हो गई, फोलिकुलर सेल्स, तो जितना हार्मोन बनना चाहिए उससे भी क्या होगा? कम बनना शुरू हो जाएगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा था, अपन ने आयोडीन दिया, रेडियो एक्टिव गामा रेज ने ज़्यादा थायराइड डैमेज कर दिया, तो पेशेंट का T3 T4 भी सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। तो इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि थायराइड हार्मोन कम हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज इन। स्लीपिंग का मतलब नॉर्मली अपना पल्स रेट होता है 100 मैक्सिमम, और नॉर्मली 60 to 100। 100 से ज़्यादा उसका अपन टेकीकार्डिया बोलते हैं। और एवरेज की बात करें तो 72 अपन मानते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पल्स रेट। और ये पल्स रेट कई बार पेशेंट थोड़ा बहुत ब्रेडी में भी चला जाता है, पेशेंट अगर सो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड कम है तो हार्ट पे लोड कम है, तो पंपिंग कम होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। पर स्लीपिंग सोते टाइम भी पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ, ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये होगा आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में। क्यों? कि T3 T4 बढ़े हुए हैं, तो पेशेंट सो रहा है फिर भी उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू चलता रहेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई रहेगी, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई रहेगी तो हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच साइन एंड सिम्टम्स वुड make the nurse suspect that the client experience a thyroid storm। ये होता है थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कम हो गया थायराइड हार्मोन। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन के लेवल बढ़ गए। थायराइड स्ट्रॉम मोस्टली मतलब सर्जरी के दौरान एक चीज आपको याद रखना है, थायराइड ग्लैंड सिंगल एंडोक्राइन ग्लैंड है अपनी बॉडी के अंदर जो हार्मोन का स्टोरेज करती है। बाकी कोई सी भी ग्लैंड हार्मोन का, ये भी कई बार क्वेश्चन अपन इसमें आया नहीं है पर कई बार पूछा गया है कि कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन जो हार्मोन का स्टोरेज करती है, तो अपना वो थायराइड ग्लैंड है। तो कई बार हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट में अपन थायरॉइडेक्टोमी करवा रहे हैं पेशेंट का, तो उस टाइम क्या होता है एकदम से जो स्टोर हार्मोन है वो रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर, जिसको अपन एकदम से ब्लड के अंदर T3 T4 के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं थायराइड स्ट्रॉम। तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हाइपर एक्टिविटी ऑफ बाउल साउंड ये भी नहीं होगा, हाइपर पायरेक्सिया और टेकीकार्डिया ये इसका आंसर होगा। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से बॉडी थर्मोरेगुलेट करता है ना थायराइड T3 T4 अपन इसको फंक्शन पढ़ेंगे, तो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म की वजह से ये थर्मोरेगुलेट होगा। नेक्स्ट अपन बात करें ये क्या है, तो इसका आंसर होगा हाइपर पायरेक्सिया, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और टेकीकार्डिया पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाइपोटेंशन होने का सवाल ही पैदा नहीं है, ब्रेडिकार्डिया भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी और हाइपोक्सिया भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर पेशेंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। अपन पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का उसकी तो अपन क्या केयर करेंगे? असेस द रिसेंट इमोशनल ट्रॉमा, नहीं, ये तो साइकेट्रिक पेशेंट होता तो अपन उससे डिस्कस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। प्रोवाइड डाइवर्सनल एक्टिविटी, नहीं, उसको ज़्यादा काम नहीं करवाना है। इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, नहीं करवाना। उसको क्या करना है? प्रोवाइड क्लेम और नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देना है हाइपरथायरॉयडिज्म वाले को, इरिटेट करेगा वैसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।